बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। QSO 1984 हम पढ़ रहे थे और आज हम पहुँचे हैं एडमिशन पे। ये एडमिशन जैसे इसके नाम से ही ज़ाहिर होता है कि किसी भी चीज़ को एडमिट कर लेना एडमिशन कहलाएगा। अब बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम एडमिट कर लेते हैं, लेकिन वो एडमिशन इन द सेंस ऑफ लॉ नहीं होते। लॉ के सेंस में एडमिशन वही होगा जो आप सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट देंगे, यानी कि ऐसी स्टेटमेंट देंगे जो आपको हार्म करेंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कहते हैं कि मैंने उससे पैसे लेने हैं फ़लाँ बंदे से, ए से बी से, तो जो आप ये कहते हैं कि मैंने फ़लाँ से पैसे लेने हैं, ये सेल्फ़ हार्मिंग स्टेटमेंट नहीं है। ये तो आप एक डिमांड कर रहे हैं, ये तो आपके अपने फ़ायदे की बात है। हाँ, अगर आप कहते हैं कि मैंने फ़लाँ से 2 लाख रुपया उसको देना है, तो ऐसी सूरत में ये जो स्टेटमेंट होगी ये सेल्फ़ हार्मिंग स्टेटमेंट होगी और इसे आप एडमिशन कहेंगे। एक और जो समझने की बात है कि सेल्फ़ हार्मिंग स्टेटमेंट जो सिविल केसेस में होगी वो आपका एडमिशन होगा, और सेल्फ़ हार्मिंग स्टेटमेंट जो क्रिमिनल केसेस में होगी उसको कन्फेशन कहेंगे। एडमिशन जो होता है वो होता है सिविल केसेस में, और जो कन्फेशन होता है वो होता है क्रिमिनल केस में। लेकिन उसमें भी एक मुमासलत है कि कहते हैं कि ऑल द कन्फेशंस आर एडमिशंस बट ऑल द एडमिशंस आर नॉट कन्फेशंस। अब ये भी एक एडमिशन है कि मैंने उसको 2 लाख रुपए देने हैं, और ये भी एक एडमिशन है कि मैंने चोरी की। अब जब चोरी का लफ्ज़ बीच में आ जाएगा तो ये होगा कि आप एक गिल्ट को मान रहे हैं। तो जब आप की स्टेटमेंट में क्रिमिनल ऑफेंस आ जाएगा तो ऐसी सूरत में वो आपका होगा कन्फेशन, और जब तक आप सिविल के मामलात में रहेंगे तो वो होगा आपका एडमिशन। इसको जो डील करता है QSO 1984 के आर्टिकल 30 to 36 आपके एडमिशन के रिलेटेड हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आर्टिकल 30 इसकी डेफिनेशन देता है कि व्हाट इज़ एन एडमिशन। उसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। एन एडमिशन इज़ अ स्टेटमेंट ओरल और डॉक्यूमेंट्री विच सजेस्ट एनी इन्फेरेंस टू एनी फैक्ट और रेलिवेंट फैक्ट इन इशू। 2 किस्म के फैक्ट्स होते हैं। फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट इन इशू। अब कोई भी ऐसी स्टेटमेंट जो फैक्ट इन इशू या रेलिवेंट फैक्ट इन इशू को की इन्फेरेंस ड्रा करेगी, यानी कि उनसे उसका कोई राब्ता बनेगा, तो ऐसी स्टेटमेंट जो सेल्फ़ हार्मिंग भी होगी, चाहे वो ओरल हो चाहे डॉक्यूमेंट्री हो, तो ऐसी सूरत में वो आपका एडमिशन कहलाएगी। तो उसी में उसने इसके मोड्स भी दे दिए डेफिनेशन में आर्टिकल 30 में। ये ओरल भी हो सकती है और डॉक्यूमेंट्री भी हो सकती है। अब ओरल में इसकी 2 चीज़ें आ जाएंगी। ओरल में ये एक्सप्रेस भी हो सकती है एंड इम्प्लाइड भी हो सकती है। नो व्हाट इज़ एक्सप्रेस एंड व्हाट इज़ इम्प्लाइड। आपसे कोई कहता है कि जी आपने ए के 10 लाख रुपए देने हैं, तो आप कहते हैं जी मैंने देने हैं, तो ये होगी आपकी एक्सप्रेस। सेकंड चीज़ आती है इम्प्लाइड। इम्प्लाइड में अगर आपसे कोई कहता है कि जी आपने फ़लाँ बंदे के 10 लाख रुपए देने हैं, तो आप चुप। दोबारा पूछता है भैया आप बताएं क्या आपने 10 लाख रुपए देने हैं, तो आप चुप। तो जो ये खामोशी है, वैसे तो कहते हैं कि खामोशी नीम रज़ामंदी होती है, लेकिन इन द पार्ट ऑफ एडमिशंस खामोशी आपका इम्प्लाइड एडमिशन कंसीडर किया जाएगा कि जब आपने उसको जवाब नहीं दिया तो इम्प्लाइडली आपने ये एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ जी आपने देने हैं। तो दिस वाज ओरल। ओरल में 2 चीज़ें आ गई। उसके बाद ये डॉक्यूमेंट्री भी हो सकता है।
अब डॉक्यूमेंट्री भी दो किस्म का होगा, एक तो कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट आप पेश कर दें कि जी जो मैंने जायदाद रखी हुई है ये फ़लाँ बंदे की है। दूसरा प्लीडिंग में, अब जब आप प्लीडिंग में जाते हैं तो एक होता है दावा और एक होता है जवाब दावा। तो दावा में आपके ख़िलाफ़ फॉर एग्ज़ाम्पल पॉइंट्स बने होते हैं, ए हो गया, बी सी डी, फैक्ट्स। दावे में आप पे ये चीज़ें कि जी इसने फॉर एग्ज़ाम्पल जहेज़ के अगर दावा है कि जी इसने सोना भी देना है, इसने सोफ़े भी देने हैं, इसने बेड भी देने हैं, इसने जी फ्रिज भी देना है, तो आप इनके जवाब में कहते जाते हैं जी हाँ 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 हाँ। तो ये आपने क्या कर लिया, जवाब दावा में आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ जी मैंने ये देने हैं। एक गलती जो वकला हजरात करते हैं वो ये होती है कि होना तो ये चाहिए कि हर फैक्ट का जवाब दावा में आपको जवाब देना चाहिए। अगर आपने ए का जवाब दे दिया ठीक है, बी का जवाब दे दिया ठीक है, सी का जवाब ही नहीं दिया, डी का जवाब दे दिया ठीक है, तो जिसका आपने जवाब नहीं दिया, जो आपने डिनाई कर दिया, जो मतलब आपने लेफ़्ट कर दिया, तो वो भी आपकी हाँ ही कंसीडर होगी और वो भी आपका एडमिशन ही होगा। डॉक्यूमेंट्री मैंने बता दिया दो तरह का होगा, एक कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट और दूसरा प्लीडिंग में आपने जो जो एक्सेप्ट किया होगा। अब आ जाते हैं कि हु कैन मेक एडमिशन, कि कौन कौन से ऐसे बंदे हैं जो एडमिशन कर सकते हैं। सबसे पहले तो आ जाएगी पार्टी इटसेल्फ। अगर तो पार्टी एक ही बंदे पे मुश्तमिल है तो वही बंदा, अगर जो पार्टी है बी सी डी 4 बंदों पे मुश्तमिल है तो उनमें से कोई एक बंदा भी अगर एडमिशन करेगा तो वो चारों का कंसीडर होगा। बट कन्फेशन के हिसाब में ऐसा नहीं है। कन्फेशन के हिसाब में अगर एक बंदा कन्फेशन करता है तो बी सी और डी के लिए वो एक कॉरोबोरेटिव एविडेंस ही होगा, वो इनका कन्फेशन काउंट नहीं होगा, इनका अलग से कन्फेशन होगा। बट इन द केस ऑफ एडमिशन ये सबका एडमिशन काउंट हो जाएगा। एजेंट, जिस तरह की एजेंसीज़ बनी होती हैं, एजेंसीज़ का कोई एजेंट है तो उसके थ्रू वो एडमिशन करते हैं तो भी वो एडमिशन होगा। पार्टीज़ रिप्रेजेंटेटिव, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई सोसाइटी है, सोसाइटी में बहुत सारे लोग हैं तो उन सारे लोगों ने अपना एक रिप्रेजेंटेटिव बना के भेज दिया तो उसकी तरफ से जो एडमिशन आएगा वो भी एडमिशन कंसीडर होगा। अब पर्सनस जॉइंटली इंटरेस्टेड, जो बंदे जॉइंटली इंटरेस्टेड हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ए और बी का केस है बट इन दोनों के केस में जो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है उसमें सी का भी थोड़ा बहुत शेयर है, तो सी की भी जो स्टेटमेंट्स होंगी वो एडमिशन के खाते में आएंगी। उसके बाद आएगा बाय स्ट्रेंजर। अब स्ट्रेंजर कैसे इन्वॉल्व होगा इन केस ऑफ एडमिशन। फॉर एग्ज़ाम्पल बी ने ए से कोई गाड़ी ख़रीदी, अब 2 दिन बाद बी वापस ए के पास आया गाड़ी लेके कि भाई आपने जो गाड़ी मुझे दी है वो एक्सीडेंटेड है, जबकि हमारे दरमियान जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो ये हुआ था कि गाड़ी एक्सीडेंटेड नहीं है। अब ए ये कहता है कि भाई आपने 2 दिन चलाई है, आपने एक्सीडेंट कर दिया होगा। तो इन दोनों के डिस्प्यूट को हल करने के लिए एक्सपर्ट को बुलाया जाएगा। वो क्या होगा, स्ट्रेंजर होगा। अब वो एक्सपर्ट जो होगा वो बताएगा कि गाड़ी का जो एक्सीडेंट है वो इन 2 दिनों में हुआ है या उससे पहले हुआ है। तो ऐसी सूरत में उसकी जो स्टेटमेंट होगी वो भी आपका एडमिशन काउंट होगी। एडवोकेट, आपका एडवोकेट जो स्टेटमेंट आपके बिहाफ पे देगा वो भी आपका एडमिशन कंसीडर होगा। अब ये जो प्रूफ ऑफ एडमिशन है, एडमिशन को प्रूफ कैसे करेंगे। तो एडमिशन को प्रूफ
सबसे दो रूल इसमें आ जाएंगे कि जिस बंदे ने एडमिशन किया है उसके ख़िलाफ़ कैसे उसको प्रूव किया जाएगा। तो उसके ख़िलाफ़ जो एडमिशन होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल ए कहता है कि मैंने बी से 10 लाख रुपए लिए हैं। अब केस जो है वो 10 लाख का भी हो सकता है, 30 लाख का भी हो सकता है। अगर ये स्टेटमेंट देता है 10 लाख के केस में कि मैंने बी से 10 लाख रुपए लिए हैं, तो ऐसी सूरत में ये एक कंक्लूसिव एविडेंस होगा, कंक्लूसिव प्रूव होगा कि वाकई ही ए ने लिए हैं। लेकिन अगर केस है 30 लाख का और ए कहता है कि मैंने बी से 10 लाख लिए, तो ऐसी सूरत में ये जो प्रूव होगा ये कंक्लूसिव नहीं होगा, ये एक कॉरोबोरेटिव एविडेंस बन जाएगा कि हाँ चलो 30 लाख का केस है, 10 लाख तो वो मान गया, बाकी 20 लाख को हम चेक करते हैं। तो ऐसी सूरत में ये कंक्लूसिव नहीं होगा, ये बस एक सर्कमस्टांशियल एविडेंस बन जाएगा। अब जो दूसरी सूरत है कि जिस पर्सन ने एडमिशन दिया था उसके बिहाफ पे कैसे उसको प्रूव किया जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदे ने एडमिट किया था कि वो 6 अगस्त 2010 को पेशावर में था। अब वो बंदा गया मर, अब उसके बिहाफ पे इसको प्रूव कैसे किया जाएगा। ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि उसके बिहाफ पे इसको प्रूव करने के लिए फॉर एग्जांपल वो एक डायरी मेंटेन करता था जिसमें हर रोज़ की डिटेल्स लिखता था। अब 6 अगस्त की डिटेल में उसने पेशावर लिखा हुआ था, तो ऐसी सूरत में तो ये प्रूव हो जाएगा। बट अगर ऐसी कोई सूरत नहीं है फिर इसके प्रूव होने का कोई चांस नहीं है, ये नेगलेक्ट की जाएगी एडमिशन उसकी। सेम इसी तरह अगर एक बंदा जिसने एडमिशन दिया था कि उसने 7 जनवरी को फ़लाँ बंदे से पैसे लिए थे, यानी कि 10 लाख रुपए ए से लिए थे। अब उसने एडमिशन तो किया था लेकिन उसके बाद वो अननोन हो गया, कहीं चला गया, भाग गया। अब ऐसी सूरत में अगर उसके नाम का कोई ऐसा लेटर निकल आता है कि जी हाँ जी वाकई इसने 10 लाख रुपए लिए थे, तब तो आप उसको प्रूव कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये भी प्रूव नहीं होगा। तो ऐसी सूरत में जनरल रूल यही होगा कि बिहाफ ऑफ पर्सन हु मेक इट यू कांट प्रूव इट, बट अंडर सम सर्कमस्टांसेस यू कैन प्रूव इट। इसी से अगर हम एक इन्फेरेंस ड्रा करें तो सिविल केसेस में एडमिशन की जो एविडेंशियरी वैल्यू है ये 2 तरह की निकलेगी। एक कुछ सूरतों में कंक्लूसिव निकलेगी और कुछ सूरतों में एज एन एक्स्ट्रा एविडेंस केस निकलेगी। तो यही इसकी एविडेंशियरी वैल्यू होगी। ये कंक्लूसिव भी हो सकता है, ये एक सर्कमस्टांशियल एविडेंस भी हो सकता है। आगे हम पढ़ते हैं कि एडमिशन की फॉर्म्स कौन कौन सी हैं। कुछ तो मैंने आपको बता दी, वही इसमें आगे भी आएंगी। सबसे पहले प्लीडिंग। अब प्लीडिंग में 2 चीज़ें आएंगी, बल्कि 3 चीज़ें आएंगी कि जो चीज़ आपने एक्सेप्ट की, जो चीज़ आपने डिनाई की और जो चीज़ आपने ना डिनाई की ना एक्सेप्ट की, लेफ़्ट की। अब जो चीज़ आप एक्सेप्ट करेंगे वो भी आपका एडमिशन होगा, जो आप नॉट डिनाई या लेफ़्ट करेंगे या नॉट एक्सेप्ट करेंगे, मतलब लेफ़्ट करेंगे या नॉट डिनाई करेंगे, वो भी आपका एडमिशन आ गया। जो आप डिनाई करेंगे वो एडमिशन नहीं होगा।
दूसरी चीज़ आ गई आंसर टू इंटेरोगेशन। जब आपका एग्जामिनेशन कोर्ट में हो रहा होगा, चीफ एग्जामिनेशन जिसे कहते हैं, इंटेरोगेशन के दौरान आप जो जो चीज़ एक्सेप्ट करेंगे वो भी आपकी एडमिशन में आ जाएगी। अगर आपको कोई नोटिस मिलता है, तीसरी चीज़, और उस नोटिस को आप एक्सेप्ट करके उसके सर्टेन फैक्ट्स का जवाब दे देते हैं तो भी आपने मतलब एडमिशन किया। अगर आपका सॉलिसिटर यानी कि वकील आके कोर्ट में आपके बिहाफ पे कोई स्टेटमेंट दे देता है ऐसी जो कि हार्मफुल स्टेटमेंट है आपके लिए, तो वो भी आपका एडमिशन होगा। अब लिटिजेंट हिमसेल्फ, जो मुकदमा करने वाला है या जिसके ख़िलाफ़ मुकदमा हुआ है, जो स्टेटमेंट हार्मफुल वो अपने अगेंस्ट देगा वो भी उसका एडमिशन होगा। तो ये आज हमने जो पढ़ा ये सारा कुछ था एडमिशन के बारे में। एडमिशन सिविल केसेस में अपने ख़िलाफ़ स्टेटमेंट देने को एडमिशन कहते हैं, यानी कि ऐसी स्टेटमेंट जो आपके लिए हार्मफुल है, आपके फेवर में नहीं है, वो आप दे रहे हैं सिविल केसेस में, तो वो आपका एडमिशन होगी। आर्टिकल 30 to 36 ऑफ QSO इसको डील करता है और इसके मोड्स ऑफ एडमिशन्स हैं ओरल और डॉक्यूमेंट्री। ओरल में एक्सप्रेस और इम्प्लाइड आ जाएंगे, डॉक्यूमेंट्री में प्लीडिंग के दौरान और एनी इंस्ट्रूमेंट आ जाएगा। आपका एडमिशन पार्टी खुद कर सकती है, पार्टी का एजेंसी का एजेंट कर सकता है, पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव कर सकता है, जॉइंटली इंटरेस्टेड पर्सन कर सकता है, स्ट्रेंजर एज एन एक्सपर्ट कर सकता है, एडवोकेट कर सकता है। एडमिशन का प्रूफ आपको दो सूरत में देना पड़ेगा। एक, जिस पर्सन ने ये एडमिशन किया है उसके ख़िलाफ़ या तो ये कंक्लूसिव होगा या ये एक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस होगा, या उस पर्सन के बिहाफ पे जिसने एडमिशन किया और अभी वो या तो मर गया या अननोन हो गया, उसकी सूरत में उसका प्रूफ नॉर्मली नहीं होगा। अगर होगा तो किन सूरतों में होगा वो मैंने आपको बता दिया। एविडेंशरी वैल्यू इसकी कंक्लूसिव भी है, इसकी सर्कमस्टेंशियल भी है। इसकी फॉर्म्स में आ जाएगा प्लीडिंग में, जो आपने डिनाई नहीं किए, जो आपने एक्सेप्ट किए हैं वो आपके एडमिशन्स होंगे। इंटरोगेशन के दौरान आपने जो आंसर दिए जो आपके लिए हार्मफुल हैं वो आपके एडमिशन होंगे। नोटिस के जवाब में आपने जिन फैक्ट्स को तस्लीम किया वो आपके एडमिशन्स होंगे। आपके वकील ने जो ऐसी स्टेटमेंट दी जो हार्मफुल है वो आपके एडमिशन होंगे। और लिटिजेंट जो कि मुकदमा करने वाला या जिसमें मुकदमा हुआ है वो कोई ऐसी स्टेटमेंट देता है तो वो भी उसका एडमिशन होगा। तो एडमिशन कन्फेशन से मुख्तलिफ है। कन्फेशन ऐसी स्टेटमेंट को कहते हैं जो क्रिमिनल केसेस में आप अपने ख़िलाफ़ स्टेटमेंट दें तो वो कन्फेशन कहलाती है, और एडमिशन सिविल केसेस में। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह कन्फेशन पढ़ेंगे और उससे अगले लेक्चर में एडमिशन और कन्फेशन का डिफरेंस पढ़ेंगे। ये आज का हमारा लेक्चर था। थैंक यू वेरी